Hello everyone, welcome back to our channel. This is Vaibhav Bansal. Today we are going to revise the Black Money Act. जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में और जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी में हम इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा करीब है तो मैं ज्यादा आपको समय इसमें नहीं दूंगा। इट इज अ रिवीजन, तो आप एक तरह से इसको रिवीजन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सो अगर आप कहीं से ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं तो कानों में ईयरफोन्स लगाओ, ईयरबड्स लगाओ और इस क्वेश्चन को, इस पूरे चैप्टर को सुन लो, इसकी ऑडियो डाउनलोड करके सुन लो, इतना भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले ब्लैक मनी एक्ट को क्या करते हैं, चार्ज ऑफ द टैक्स क्या होता है, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट में इसका चार्ज लगता है। वो क्या कहता है, हर असेसी 30% की रेट से क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और किस पर टैक्सेबल होगा, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम पर और या फिर अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स पर टैक्सेबल होगा ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर की बात क्या है, देखना, जब भी असेसिंग ऑफिसर को पता चलेगा, जिस भी प्रीवियस ईयर में असेसिंग ऑफिसर को पता चलेगा कि आपके पास कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स है या फिर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है, जब भी असेसिंग ऑफिसर के नोटिस में आएगा वो समय, उसी प्रीवियस ईयर में वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 30%। यही बात की गई है यहां पर। अब देखो, कुछ मीनिंग दी हुई है दो टर्म्स की, अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और या फिर असेसी की। असेसी की डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार इसको रट सको रट लेना। ब्लैक मनी एक्ट का कोई क्वेश्चन आए और अगर वो थ्योरी क्वेश्चन से रिलेटेड हुआ तो असेसी की डेफिनेशन 110% आपको लिखकर आनी है और अदर क्वेश्चन में भी आप लिखकर आ सकते हो। असेसी की डेफिनेशन आईसीएल लिख ही रही है हर क्वेश्चन में, तो आपको असेसी की डेफिनेशन तो अच्छे से याद होनी ही चाहिए। आ जाओ, तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 11 की 2 क्लॉज 11 की बात करते हैं। क्या कहते हैं, अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो वो कौन से अनडिस्क्लोज एसेट हम किसको माने जाएंगे, तो कहता है कोई भी एक ऐसा एसेट जिस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एसेट इन अ कंट्री इन एन एंटिटी, आपके एंटिटी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी आपका एसेट माना जाएगा जो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया में। बट किस तरह से, अगर वो असेसी के नाम पर है तो क्या वो एसेट है असेसी का, हाँ। क्या वो असेसी उसका बेनिफिशियल ओनर है, उस पर्टिकुलर एसेट का, वो उसका उसके नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुई है बट वो उसको यूज कर रहा है, तो वो क्या वो बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा, हाँ माना गया। पर वो बेनिफिशियल ओनर माना गया तो क्या उसकी अनडिस्क्लोज एसेट भी मानी जाएगी, हाँ मानी जाएगी। चाहे वो बेनिफिशियल ओनर है फिर भी उसको रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। तो याद करो, सेक्शन नंबर 139 में भी आपकी ये बात करता है, जो प्रोविजन दिए हुए हैं तो उसमें भी बात करता है, चाहे आप बेनिफिशियल ओनर हो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, आप आउटसाइड इंडिया आपकी कोई एसेट लोकेटेड है तो वो इसी वजह से, अगर नहीं है तो वो अनडिस्क्लोज एसेट आउटसाइड इंडिया मान ली जाएगी। देन अगर आपको एक्सप्लेनेशन देते हो आपके सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया की और उस सोर्स से एओ सेटिस्फाई नहीं होता है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी एओ को, एओ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जो आपने इन्फॉर्मेशन उसको अनसेटिस्फैक्टरी लग रही है, तो उस केस में भी अनडिस्क्लोज्ड एसेट आउटसाइड इंडिया मान लिया जाएगा। ये हो गई अनडिस्क्लोज एसेट आउटसाइड इंडिया की बात। नाउ अब हम आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 2 रट लेना, असेसी की डेफिनेशन बात कर रहा है, इसको रट लो। असेसी की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलग है और इसके हिसाब से अलग है। ब्लैक मनी एक्ट की बात चल रही है, 2 क्लॉज 11 और 2 क्लॉज 2 ये ब्लैक मनी एक्ट के हैं, इनकम टैक्स एक्ट के नहीं है, तो इतनी बात याद रखना। असेसी की बात कर रहे हो तो असेसी कौन होगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट कैसे माना जाएगा, वो सेम टू सेम आप जो रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में पढ़ते हो इनकम टैक्स एक्ट का, वैसे ही माना जाएगा। या फिर कोई एक नॉन रेसिडेंट है या फिर आर है, वो भी माना जाएगा, चाहे रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, आर हो। तीनों केसेस में क्या माना जाएगा, 100% माना जा सकता है कि आप कौन हो, आप एक असेसी हो। बट उसने क्या किया हो, आइदर इन द प्रीवियस ईयर टू विच अनडिस्क्लोज्ड इनकम रिलेट्स, यानी कि वो क्या है, वो रेसिडेंट है, आर है, या आर है, आर है, नॉन रेसिडेंट है, कोई भी आदमी हो, अगर उसने अनडिस्क्लोज असेट उस समय पर होल्ड कर रखी थी जिस समय की असेसमेंट खोल रही है, इन द प्रीवियस ईयर टू विच अनडिस्क्लोज इनकम रिलेट। मान लो एओ ने अभी आपका असेसमेंट शुरू किया ब्लैक मनी एक्ट के अंदर, कब, अब मान लो प्रीवियस ईयर 2021 का उसने शुरू किया, तो प्रीवियस ईयर 2021 में क्या आप रेसिडेंट थे, आप नॉन रेसिडेंट थे, अगर थे तो डेफिनेटली आपके ऊपर क्या लग गया, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। देन इन द प्रीवियस ईयर इन विच द अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वाज एक्वायर्ड, या फिर आप रेसिडेंट थे, नॉन रेसिडेंट थे, या फिर आर थे, किस साल में, जिस साल वो एसेट एक्वायर की गई थी, जो अनडिस्क्लोज्ड एसेट थी वो आपने एक्वायर करी थी, तो भी आप असेसी माने जाओगे अंडर द एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट। और देन उसके ऊपर आपके ऊपर सारे क्या लग के चलेंगे, ब्लैक मनी एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। तो आई होप असेसी की डेफिनेशन भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो। ये डेफिनेशन आपको रट के जानी है, ये लिखकर आनी है हर क्वेश्चन में। आ जाओ, अब बात करते हैं जो वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज एसेट। अनडिस्क्लोज एसेट की इतनी बात
ज्ञात हो गई हैं तो अनडिस्क्लोज असेट की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो वो कह रहा है कि रूल नंबर 3 में बताई गई है वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज असेट। तो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना ऑफ एन असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट वुड बी द वैल्यू ऑफ द अनडिस्क्लोज असेट व्हिच विल बी डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अच्छा, कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना यानी कि एफएमवी ले लेना, पर साथ में हम प्रिस्क्राइब भी करेंगे अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीका देखो, उन्होंने कैटेगरी बनाई, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, देन कैटेगरी डी, ई, एफ, देन जी, इतनी सारी उन्होंने कैटेगरी उन्होंने बनाई। अब देखो ए कैटेगरी में क्या बोलते हैं, ए कैटेगरी में बोलते हैं बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट या फिर आर्टिस्टिक वर्क कह लो, या फिर अनकोटेड शेयर और सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर्स, यानी कि अदर देन इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई भी क्या हो, अनकोटेड क्या हो, शेयर और सिक्योरिटीज हो, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई हो, शेयर्स या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई हो, तो यहाँ पर ये सब आ जाते हैं कैटेगरी ए के अंडर। और जैसे कैटेगरी ए के अंडर आते हैं तो इसकी वैल्यूएशन बताएगा कौन, रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 क्या बोलता है, हम लेंगे हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड जो भी प्राइस हमारी वो ऑर्डिनरी मार्केट में फेच करेगी, यानी कि एक तरह से फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, जो कब की, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, किसके अंदर, वैल्यूएशन डेट, यानी कि हायर किसका लेना है हमारे को, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द वैल्यूएशन डेट और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिचएवर इज हायर लेना है। अब सर व्हाट इज द वैल्यूएशन डेट, तो कहते हैं वैल्यूएशन डेट इज द फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू एंड कन्वर्जन ऑफ करेंसी, कुछ भी हो आपको 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर लेना है, प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल आपको लेकर चलना है। फॉर दिस पर्पस द असेसी मे ऑब्टेन अ रिपोर्ट फ्रॉम द वैल्यूअर, अगर उसको जरूरत लगती है तो फॉरेन, आपकी असेट कहां पर है, फॉरेन कंट्री में लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो लोकेट आउटसाइड इंडिया भी आपको कोई फॉरेन वैल्यूअर अपॉइंट कर सकता है, वो आपकी क्या कर सकता है, वो आपकी उससे रिपोर्ट ले सकता है कि आपकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है ना, वो इस बेसिस पर आपकी हायर ले लेगा। इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू आपको क्या मिल गई, हायर मिल गई। नाउ कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटीज की बात करो, कोटेड यानी कि लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जैसा आप कैपिटल गेन में पढ़ते हो वैसा ही है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो एंड जो एवरेज ले लो, लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कोटेड एट एनी एस्टेब्लिश्ड सिक्योरिटी मार्केट ऑन द वैल्यूएशन डेट, वैल्यूएशन डेट पर जो भी उस मार्केट में उसकी रेट चल रही हो कि लोअर और हायर विच एवरेज, उसका एवरेज ले लेना और उसको कंपेयर कर लेना किससे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, विच एवरेज हायर होगी वो ले लेना। बट अगर मान लो उस पर्टिकुलर डे पे, वैल्यूएशन डेट पर वो क्या हो रही है, वो मार्केट ही बंद है, सिक्योरिटीज मार्केट ही बंद है, तो क्या करेंगे हम, एक दिन पहले का ले लेंगे, उससे कंपेयर कर लेंगे, यही वाली बात यहां पर लिखी गई है, ठीक है ना। आ जाओ फिर कहता है अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की बात करो। अभी ऊपर हमने किसकी बात कर ली, देखो ऊपर हमने अभी देखो इधर क्या बात करी थी, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी, अदर देन इक्विटी की बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ क्या बात कर रहा है, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है। कोटेड तो सारे के सारे आ गए, अनकोटेड में इक्विटी बचा था, तो अनकोटेड में इक्विटी पॉइंट नंबर सी में आएगा, ठीक है ना। वो कैसे होगा, तो देखो उसके भी कहा कि हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे एंड फेयर मार्केट वैल्यू लोगे ऑफ द ऑफ किसकी, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की। अब इसका भी फॉर्मूला दिया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स क्या माने जाएंगे, तो कहता है ए प्लस बी माइनस एल डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि आपकी कितनी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल थी, उसमें से कितनी पेड अप हो चुकी है, उससे आप क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब कहता है ए प्लस बी माइनस एल क्या है, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम जो आप सम सेल वगैरह में पढ़ते हो, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ नहीं है। देखो ए बी एल क्या कहता है, ए बुक वैल्यू ऑफ एसेट एक्सेप्ट बुलियन ज्वेलरी कवर्ड इन बी, इन सब का क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि वो तो बी में कवर्ड हो रहा है, हो गए ना, उनकी वैल्यू तो एज पर द बी निकाली जाएगी, ए बी जो निकाली जाएगी ना वो उसके हिसाब से निकाली जाएगी, माइनस माइनस इनकम टैक्स, सॉरी ये सब तो ए में कवर्ड हो गए, ठीक है ना। देन इनकम टैक्स, इफ एनी लेस इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स पेड में से इनकम टैक्स रिफंड माइनस कर दो, अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ द डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, ये हो गया ए। देन बी क्या कहा जाएगा, बी कहा जाएगा इधर से बी, ये देखो ये बी इधर वाला है, ठीक है ना, ये भी इधर वाला है, ये क्योंकि जो बुलियन ज्वेलरी वगैरह है वो सब कहाँ जाएंगे, इस वाले बी में आ जाएंगे। क्या कहता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन ज्वेलरी प्रीशियस आर्ट आर्टिस्टिक वर्क शेयर सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब इसमें आ जाएगा। इन सब की क्या लेनी है आपको, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, इन सब की क्या लेनी थी, बुक वैल्यू लेनी थी, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, एल यानी एल से लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी क्या है, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी बट एक्सेप्ट, यानी कि इन सबको छोड़ के आप सबकी क्या ले लेना, बुक वैल्यू ले लेना। पेड अप कैपिटल दिख रहा हो छोड़ देना, अमाउंट सेट अपार्ट फ्रॉम द डिविडेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए आपने
आपने कोई अमाउंट सेट अपार्ट कर रखा हो छोड़ देना, रिजर्व इन सरप्लस की बात कर रखी हो छोड़ देना, अदर देन दोज सेट अपार्ट फॉर द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए अपार्ट कर रखा है तो उसे ले लेना, बट उसके अलावा सब कुछ छोड़ देना, है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन छोड़ देना, प्रोविजन फॉर मीटिंग अनअसर्टेन लायबिलिटी छोड़ देना, कंटिजेंट लायबिलिटी छोड़ देना, बट अरियर फॉर डिविडेंड पेबल कुछ है और या फिर जो मतलब इन द रिस्पेक्ट ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो ले लेना, अरियर्स ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स तो वो ले लेना, बाकी सारी कंटिजेंट लायबिलिटी आप छोड़ देना। ये सारी आप एक तरह से आप समसेल वगैरह में पढ़ के आए हो, तो सेम टू सेम वैसा ही है, एज सच कुछ ज्यादा चेंज है नहीं। तो ए प्लस बी माइनस एल करोगे डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इतनी आप कर लोगे तो आपका आंसर आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर सी की भी वैल्यू आ जाएगी। देन फॉरेन बैंक अकाउंट की वैल्यू पूछता है कि बैंक अकाउंट की वैल्यू क्या निकाली जाएगी, तो देखो बैंक अकाउंट की वैल्यू बड़ी सिंपल है, कहता है जितना भी डिपॉजिट किया सिंस द ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट उतना का उतना सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपकी फॉरेन बैंक अकाउंट में मान लिया जाएगा, डिपॉजिटेड माना जाएगा। बट अब क्या कहता है, आपने उस डिपॉजिट में से कुछ विड्रॉ कर लिया, कुछ डिपॉजिट विड्रॉ करके आपने किसी और एसेट में लगा दिया, तो वो विड्रॉल आपकी अमाउंट में नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर वो जो आपने विड्रॉ करके किसी और एसेट में लगाया तो वो उस एसेट की वैल्यू में माना जाएगा, आपकी वैल्यू में नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने तो डिपॉजिट वाले सारे ले लिए ना, डिपॉजिट सब ले लिया, अब विड्रॉ कर देखो डिपॉजिट पर भी टैक्स लग गया और जब विड्रॉ करके आपने किसी और एसेट पे लगाया उस पर भी ले लिया, तो डबल आपसे लिया जा रहा है, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल डिपॉजिट made in the account with the bank since the date of opening of the account, ठीक, where the declaration of such account has been made and has been charged to tax or penalty earlier, जिस पर जैसे मान लो आप दो बार ब्लैक मनी एक्ट में फंसे, एक बार पहले फंसे थे तो उस अमाउंट पर क्या ले लिया था, टैक्स और पेनल्टी वगैरह सरकार ने ले ली थी, अब दोबारा से फंस गए, अब दोबारा से उस बैंक अकाउंट में वही अमाउंट पड़ा हुआ है ना, उसके अलावा आपने कुछ और एडिशन भी किया होगा, तो सरकार ये कह रही है जिस पर हम पहले से टैक्स पेनल्टी वगैरह चार्ज कर चुके हैं ना, हम उस अमाउंट को अब नहीं छुएंगे, एडिशनल जितना अमाउंट होगा ना हम उतना अमाउंट क्या करेंगे, उस पर हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। द सम ऑफ ऑल डिपॉजिट मेड इन द अकाउंट विद द बैंक सिंस इट वाज ओपनिंग ऑफ सॉरी सिंस द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, आप डिक्लेरेशन दे देना कि इतने का, देखो इतने इतने का तो हम ऑलरेडी आपको टैक्स दे चुके हैं, टैक्स पेनल्टी दे चुके हैं, तो उसके अलावा कि हम आप हमसे टैक्स पेनल्टी वगैरह ले सकते हो। हाउएवर वेयर एनी डिपॉजिट इज मेड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ एनी विड्रॉल फ्रॉम द अकाउंट such deposit shall not be taken into consideration for computing the value of account, वही अभी जो बताया विड्रॉल होगी तो विड्रॉल को आप इस पर काउंट नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ काउंट क्या करोगे, याद रख लो, सम ऑफ ऑल डिपॉजिट, डिपॉजिट काउंट करोगे। आज उस डिपॉजिट की वैल्यू कितनी है डजंट मैटर, क्या उसने कोई ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह बोली, कुछ नहीं बोला, आप डिपॉजिट जितना किया आप उस दिन की वैल्यू लेना, आज जो हो गई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कन्वर्जन भी करोगे ना, क्योंकि ये सब तो फॉरेन में है, अब फॉरेन बैंक में तो आप जब कन्वर्जन करोगे तो मान लो रुपीज गिर गया, अगर रुपए की वैल्यू गिर गई तो आपका तो अमाउंट कम टैक्सेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहेंगे जिस दिन डिपॉजिट किया था, जितना डिपॉजिट किया था उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। आज उसकी वैल्यू से हमारे को कोई मतलब नहीं है, जिस दिन डिपॉजिट किया उसकी क्या वैल्यू थी उस दिन की हम बात करेंगे, ठीक है ना। देन कहता है वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म एलएलपी और इन द एओपी इन विच ही इज अ मेंबर, अगर इसकी बात की जाए तो ई और एफ में ये दोनों पॉइंट कवर होते हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म ई में और एफ में क्या हो जाता है, आपका एलएलपी एओपी वगैरह आ जाते हैं। इनमें क्या क्या रखा है, देखो सिंपल सी बात है, नेट असेट जो होंगे ए प्लस बी माइनस एल, कौन से ए प्लस बी माइनस एल, ये जो अभी एक करके आए वैसे ही कैलकुलेट होंगे ए प्लस बी माइनस एल, इनको क्या करो, ये डिटरमाइन करो, सबसे पहले ए प्लस बी माइनस एल डिटरमाइन कर लो फर्म एलएलपी और एओपी की, ठीक है ना। फिर जो पोर्शन ऑफ द नेट असेट आएगा, यानी कि जो नेट असेट आया ए प्लस बी माइनस एल करके ऑफ द फर्म, उसका पोर्शन क्या होगा, एज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इट्स कैपिटल शैल बी एलोकेटेड टू द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन ऑफ विच कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड, यानी कि देखो जितना अमाउंट उससे कैपिटल से रिलेटेड है ना, तो उतना अमाउंट तो वो कैपिटल में एज अ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर में। अब मान लो कुछ बच गया, ए प्लस बी माइनस एल किया, मान लो आया 10 लाख रुपए, कैपिटल कितनी है 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख रुपए तो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट अब क्या हुआ, अब कुछ अमाउंट बच गया, यानी कि 2 लाख रुपए बच गए। अब 2 लाख रुपए जब बच गए तो 2 लाख रुपए का क्या करना है, तो वो कहता है रेसिडुअल, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि सबसे पहले लोग के आप प्रेफरेंस को दोगे, आप दोगे डिसोल्यूशन रेशियो को। अगर किसी फर्म के डिसोल्यूशन रेशियो पहले से प्रिस्क्राइब्ड है तो 2 लाख रुपए जो रेसिडुअल 2 लाख रुपए आपको डिसोल्यूशन रेशियो में करना है। पर सपोज करो अगर डिसोल्यूशन रेशियो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करोगे, तो उस केस में आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर आप क्या कर दोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये वाली बात यहीं लिखी गई है, देखो द रेशियो ऑफ द रेसिडुअल ऑफ द नेट एसेट, वो पहले आप डिसोल्यूशन रेशियो में करोगे, अगर डिसोल्यूशन रेशियो नहीं है तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यूज करोगे, और जो सम टोटल होगा 2 और 3 का, यानी कि इन दोनों का जो भी सम टोटल होगा, जितना भी कैपिटल
से कंट्रीब्यूट किया और जितना भी पीएसआर या फिर डिसोल्यूशन रेशियो निकाल के आया पार्टनर के बारे में, शेल बी ट्रीटेड एज द बुक वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दैट पार्टनर और मेंबर, आपकी उतनी मानी जाएगी। ठीक है ना। अब कहता है कोई और अदर एसेट होगा तो उसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही हायर ऑफ द लेना, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेना और प्राइस जो भी ऊपर मार्केट में चल रही होगी विच एवर इज हायर उसका वो ले लेना। तो आई होप आपको सारी की सारी वैल्यूएशन समझ आई हो। वैल्यूएशन में कुछ भी ऐसा कुछ बड़ी बात इसने नहीं करी हुई है, ऑलमोस्ट ज्यादातर सारी चीजें आप लोग क्या करके आए हो, ऑलरेडी कैपिटल गेन्स वगैरह में पढ़कर ही आए हो, या तो आपने एग्जिट ट्रस्ट में पढ़ा होगा सारी चीजें या फिर स्लम सेल में पढ़ी होंगी, ऑलमोस्ट सब कुछ सब यही इसमें आता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो बहुत छोटा सा पॉइंट बचा, बस दो पॉइंट, दो पेज पर, दो भी नहीं बचे। देखो पेनल्टीज में कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, पेनल्टीज आप पढ़ सकते हो, याद करनी है कर लेना, नहीं करनी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो एक डेढ़ पेज बचा बस आपके पेनल्टी, भी पूरा चैप्टर ब्लैक मनी एक्ट पे आपका खत्म होने वाला है। आ जाओ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड बिफोर द वैल्यूएशन डेट। अब मान लो हमने वैल्यूएशन डेट निकाली यानी फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, आपने उससे पहले ही एसेट ट्रांसफर कर दी, अगर एसेट उससे पहले ट्रांसफर कर दी तो अब हमारे पास क्या नहीं आया, अब हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन डेट है ही नहीं, क्योंकि आपने वैल्यूएशन डेट से पहले ही एसेट ट्रांसफर कर दी। तो उस केस में क्या लेंगे, हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल प्राइस विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू नहीं, अब क्या ले लेंगे, हम सेल प्राइस ले लेंगे, क्योंकि सेल प्राइस भी अभी आपने रिसेंट ही होगी, तो आपने जैसी सेल प्राइस ली विच एवर इज हायर कर देंगे। बट कहता है हाउएवर वेयर सच एसेट वाज ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन कर दिया या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के हिसाब से किया बिफोर द वैल्यूएशन डेट, बिफोर द वैल्यूएशन डेट, अगर आप ईमानदारी से करो, सही सही रेट पर करो, तो हम सेल प्राइस और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिचएवर इज हायर ले लेंगे। बट अगर आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में किया फिर विदाउट कंसिडरेशन में किया तो क्या लेंगे हम, तो हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। हम एफएमबी क्या मानेंगे, हम मानेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या देखो यहां क्या था, सेल प्राइस। अब अगर आपने कोई चालाकी करी, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या फिर विदाउट कंसिडरेशन में बेचा, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर ले लेंगे, सेल प्राइस नहीं। अभी तो हम सेल प्राइस लेके आपका मान रख रहे थे कि चलो आपने सही में बेचा होगा, सही प्राइस में बेचा होगा, अगर आप गलत प्राइस में बेचा होगा तो हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे उस दिन के जिस दिन आपने बेचा होगा, विच एवर इज हायर, उस पर हम क्या कर देंगे, इसे फेयर मार्केट वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो एक बढ़िया सा पॉइंट देखो, फेयर मार्केट वैल्यू इन केस वेयर अ न्यू एसेट इज एक्वायर्ड आउट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन ओल्ड एसेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द बैंक अकाउंट। अब क्या कहता है, सपोज कर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा था, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था, बैंक अकाउंट में पैसा था, मैंने क्या किया, उसे विड्रॉ करके कोई एक नई एसेट खरीद ली, या फिर एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हुआ, कोई मेरे पास अभी कोई एसेट पड़ा हुआ था, वो मैंने एसेट बेचा, कोई नया एसेट जो उससे प्रोसीड आई, जो बेच के प्रोसीड आई, वो मैंने उसमें नए एसेट को परचेज करने में लगा दी। अगर ऐसा कोई केस है, या तो मैंने विड्रॉ करके उसको कहीं लगा दी, या फिर कोई एसेट मैंने पहले बेची और फिर उसे किसी दूसरे एसेट में लगा दिया, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या ली जाएगी, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है देखना। इन सच अ केस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट ऑफ द बैंक अकाउंट एज द केस में बी डिटरमाइंड एज अबव शेल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट। यानी कि जो अभी रूल 3 के हिसाब से निकाल के लाया ना, जैसे मान लो आपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया, तो बैंक अकाउंट में भी बोला था ना कि बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया तो वो विड्रॉल वाला माइनस कर लेना, वो आपके काम का नहीं है, तो विड्रॉल वाला माइनस कर लिया, तो ये देखो वही वाली बात कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप देखो इसको कैसे करना है, दोनों पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। हाउस ए लोकेटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, जो उसने बॉट किया था 1995 में फॉर 15 lakhs, उधर सोल्ड किया 2000 में, ईयर 2000 में फॉर द 22 lakhs। ठीक है ना, 15 लाख का खरीद के 22 लाख का बेचा। द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट इन दैट कंट्री, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, कितना किया होगा, 22 लाख रुपए उसने बैंक अकाउंट में क्या कर दिया होगा, डिपॉजिट कर दिया होगा। ठीक। In the year 2001, another house B was purchased for 35 lakhs. The investment in house B was made through the withdrawal from the bank account in the foreign country. House B has not been transferred before the valuation date. वो ट्रांसफर नहीं हुआ वैल्यूएशन डेट से पहले पहले, यानी कि नॉर्मल हम क्या निकालेंगे, अब रूल 3 के हिसाब से क्या निकालेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। एंड इट्स वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन डेट इज 48 लैक्स, यानी कि वैल्यूएशन डेट पे वैल्यू क्या है उसकी 48 लैक्स की थी। और हाउस भी हमने खरीदा कितने का था, हमने विड्रॉल करके खरीदा था, विड्रॉल कितने की करी थी हमने, देखते हैं अभी नीचे, खरीदा हमने हाउस भी खरीदा था 35 लाख का। ठीक है ना, आ जाओ। assuming that the value of the foreign bank account as computed in rule 31E is 60 lakhs,
द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट वुड बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखो उसने कहा कि आपकी जो बैंक अकाउंट की आज की वैल्यू चल रही है वो कितनी चल रही है, 60 लाख रुपए। यानी कि आज क्या चल रही है, 60 लाख रुपीज। तो हमने सबसे पहले बैंक अकाउंट पर ही आ जाओ, 60 लाख रुपए आज चल रही है। बट देखो हमने उसमें से क्या किया, हमने 22 लाख, हमने क्या किया था, देखो इन द ईयर 2001 another हाउस बी was purchased for 25 lakhs। ठीक है ना, परचेस किया था थ्रू विड्रॉल फ्रॉम द बैंक अकाउंट। हमने क्या किया, बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके उसमें खरीद लिया। जैसे मैंने बताया था, जब उसमें खरीद लिया तो हम हाउस बी की कंसिडरेशन में उसे लेंगे, हम हाउस बी में उसे कंसीडर करेंगे, हम इस पे हम बैंक अकाउंट में उसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बैंक अकाउंट से ही विड्रॉ करके हाउस बी में लगाया, तो उसकी कैलकुलेशन हाउस बी में हो जाएगी। तो हम इसको यहां से हटाएंगे, 35 लाख रुपए हटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसे हाउस बी में लगा दिया। अब देखो, अब एक और बात देख के चलना आगे, अब इसमें और भी बातें आएंगी। अब देखना मजेदार बात है, ये इज इक्वल टू है, ये देखना, ये इज इक्वल टू है। ठीक है ना, माइनस नहीं, इज इक्वल टू है। तो 60 माइनस 35 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 25 लैक्स का। तो आपकी वैल्यू तो आ गई फॉरेन बैंक अकाउंट की कितनी, 25 लैक्स। इज दिस क्लियर? इतनी बात हो गई क्लियर? हाँ। अब आओ हाउस ए की बात। आओ हाउस ए का क्या था, हमने 15 लैक्स में खरीदा था, अब सोल्ड कर दिया हमने कितने का, 22 लाख रुपए का सोल्ड कर दिया। वो भी हमने डिपॉजिट कहाँ कर दिया, हमने कंट्री हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिए, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। यानी कि 22 लाख रुपए हम लेंगे। हायर ऑफ द 15 और 22 लैक्स, वही हमने बताया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। जब हमने सोल्ड किया, तो अगर हमने सोल्ड कर दिया 22 लाख रुपए में, तो हमें विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा। यानी कि हमने लिया कि 22 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी। अब इसमें से भी हमने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में। जब बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि 22 लाख रुपए वैल्यू कहाँ, बैंक अकाउंट में आ गई होगी ना, तो इसको माइनस करो, क्योंकि उसको हम वैल्यू कहाँ कर लेंगे, बैंक अकाउंट में कर लेंगे। तो सिंपल सी बात क्या करा है, इतनी बात अभी इसमें जितना हमने समझा उससे एक बात तो समझ आई। अगर आप बैंक अकाउंट से निकाल के एसेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो बैंक से माइनस कर दो, एसेट की वैल्यू में इंक्लूडेड हो जाएगा वो। ठीक है ना। अगर आपने कोई एसेट बेच के एसेट खरीदा, तो जिस एसेट को बेचा उसमें से माइनस कर देना, क्योंकि वो नए एसेट में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो बेचा उसमें से माइनस कर देना, जहां से बेचा, जहां से विड्रॉ किया वहां से माइनस कर देना, और जहां डाला उधर में वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। इतनी सी बात कर रहा है। तो हमने हाउस ए की बात कर ली, हमने बैंक अकाउंट की बात कर ली। अब हमारे पास क्या बचा है, हाउस बी बचा है। हाउस बी विड्रॉ से बनाया था, विड्रॉ जो किया था उससे बनाया था, यानी कि इसकी वैल्यू तो अब हमारे, हमने माइनस यहां तो कर दिया, बैंक अकाउंट में तो माइनस कर दिया है। अब देखो जो 35 लाख रुपए थे हमने यहाँ तो माइनस कर दिया, तो 35 लाख रुपए यहाँ तो ले लिए। बट अब हमने बेचा कितने का, देखो जो वैल्यू बोल रहा है, वैल्यूएशन डेट की वैल्यू बोल रहा है हाउस बी की, वो कितनी है, 48 लैक्स। तो कैसे वैल्यूएशन होती है, 35 लाख और 48 लैक्स, विच एवर इज हायर। यही वाली बात तो बोली गई है। तो 35 और 48 विच एवर इज हायर ले लोगे, तो यानी कि 48 की आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। तो आपको आंसर क्या आना है, देखो इसमें हाउस ए में 22 लाख का था, 22 लाख ही इन्वेस्ट कर दिया, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, इसका तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं आने वाला। बैंक अकाउंट में देखो 60 लाख में से आपने 35 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि अभी भी आपका अकाउंट में 25 लाख रुपए बचे हुए हैं। 25 लाख रुपए बचे हुए हैं, इस पर टैक्स लेगी सरकार। अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस भी निकालोगे, तो हायर ऑफ 35 लाख और 48 लाख, यानी कि 48 लाख के ऊपर क्या आ जाएगी, टैक्सेबल लाइबिलिटी आ जाएगी। अब क्या होगा, रेट ऑफ कन्वर्जन कैसे यूज करोगे, आपको लेनी है रेफरेंस रेट, लेनी है ऑन द वैल्यूएशन रेट। आरबीआई की रेफरेंस रेट लेनी है, याद रखना। आरबीआई की रेफरेंस रेट लेनी है ऑन द वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट क्या है, 1 अप्रैल आपकी क्या है, वैल्यूएशन डेट है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई चीज यूएस, अभी मान लो किसी का डायरेक्ट कन्वर्जन रेट अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी भी करेंसी हो सकती है जिसका आरबीआई रेफरेंस रेट निकालता ही नहीं है, डायरेक्ट रेफरेंस रेट नहीं निकालता, तो एक काम करो, उस करेंसी को पहले यूएसडी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, देन यूएसडी को इंडिया में कन्वर्ट कर लो, इंडियन आईएनआर में आप कन्वर्ट कर लो, तो वही आपकी रेफरेंस रेट मानी जाएगी। इज दिस क्लियर? अगर किसी का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो पहले उसको यूएसडी में कन्वर्ट करो, यूएसडी से देन आईएनआर में उसको कन्वर्जन कर लेना। अब देखो बहुत दो छोटे छोटे से पॉइंट बचे, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 की बात करेगा। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 की बात करेगा। सबसे पहले क्या है, स्कोप ऑफ टोटल, स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट, इसका स्कोप की बात करेगा। देखो टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या होगा, कहता है इनकम फ्रॉम अ सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज इन दिस रिटर्न। आपको रिटर्न फाइल करनी थी, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आप ब्लैक मनी एक्ट के अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट की कैटेगरी में आप फंस गए। पहली बात आपकी ये हो गई। अब मान लो आप मतलब आपने रिटर्न फाइल करी पर उसमें डिस्क्लोज नहीं किया, आपने एसेट वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया, पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट, आपको आपके पास कोई फॉरेन एसेट और बैंक अकाउंट वगैरह थे, अब आपको वो डिस्क्लोज करने चाहिए थे, पर आपने रिटर्न ही नहीं भरी। फर्स्ट वाले केस में क्या कह रहा है, आपने रिटर्न तो भरी पर आपने उसमें डिस्क्लोज नहीं किया। सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है, आपको रिटर्न भरनी थी पर आपने रिटर्न ही नहीं भरी, आ गया।
और तीसरी बात क्या कहता है, कोई भी वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आपने रिटर्न भी बोली पर आपने अनडिस्क्लोज जो एसेट है उसके आपने वैल्यू प्रॉपर नहीं दिखाई, तो वो भी आपकी क्या आ जाएगी, स्कोप में आ जाएगी। ठीक है ना। फिर क्या कहता है, एनी इनकम फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया जो ऑलरेडी कंसीडर कर ली गई है इन द असेसमेंट ऑफ द रीअसेसमेंट, आपकी ये सब सेक्शंस में अगर असेसमेंट रीअसेसमेंट वगैरह हो रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के, और वो इनकम आपकी ऑलरेडी असेस हो चुकी है किसी इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो दोबारा से इधर जाके इंक्लूड नहीं होगी। एक बार जिस पर टैक्स लग गया वो लग गया, दोबारा से हम टैक्स लेने वाले हैं क्या, बिल्कुल नहीं लेने वाले। और यही बात कर रहा है, अगर किसी, अभी ये एक बात कर रहा है इनकम टैक्स में लग गया तो ब्लैक मनी में मत आना, अब नीचे बात क्या करेगा, ब्लैक मनी एक्ट में अगर टैक्स लग गया तो इनकम टैक्स एक्ट की टोटल इनकम में उस एसेट को या फिर फॉरेन इनकम को इंक्लूड करना क्या, बिल्कुल भी मत करना। द इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल फॉरेन इनकम इन द एसेट अंडर द ब्लैक मनी एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट में इंक्लूड कर लिया तो वो फॉर्म पार्ट नहीं होगा टोटल इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो सिंपल सी बात है, डबल टैक्सेशन नहीं करेंगे, 30% का सीधा सीधा हम टैक्सेबल कर देंगे अनडिस्क्लोज केसेस में। देन पेनल्टी बड़ी बड़ी लगाते हैं हम, पर अभी हमने क्या कर दिया, सिर्फ 30% का टैक्सेशन लगाया। आ जाओ फिर क्या करते हैं, कंप्यूटेशन की बात करते हैं, द टोटल फॉरेन एसेट एंड इनकम, ये कैसे कंप्यूट करोगे, सिंपल सी बात है, कोई फॉरेन एसेट और इनकम है अनडिस्क्लोज्ड है, आपने घपला किया है, तो क्या सरकार आपको कोई डिडक्शन देगी क्या, सरकार कैसा भी सेट ऑफ देगी क्या, अलाउंसेस देगी क्या, कुछ भी नहीं देने वाली सरकार। तो सबसे पहला पॉइंट वही है, कोई डिडक्शन एग्जाम्पशन अलाउंस सेट ऑफ कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिंपल सी बात, इतना खत्म हुए। देन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एनी इनकम व्हिच हैज बीन असेस्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट प्रायर टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ब्लैक मनी एक्ट, यानी कि कोई फॉरेन एसेट लोकेटेड वगैरह क्या है, तो आपके ब्लैक मनी एक्ट आने से पहले पहले वो क्या हो गया, एसेस हो चुका आपके इनकम टैक्स एक्ट में, है ना। देन एनी इनकम विच इज एसेट टू टैक्स फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर ब्लैक मनी एक्ट विल बी रिड्यूस्ड, है ना। अब क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट में असेस हो गया ना, अब आप कैसे, जब ब्लैक मनी एक्ट आया तब आपने दोबारा से उसको असेसमेंट करने आ गए, तो क्या दोबारा से टैक्स लोगे, एक बार इनकम टैक्स में असेस हो गए ना, तो दोबारा से क्यों टैक्स लोगे, तो वही कह रहा है, तो उतना पोर्शन आपको रिड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कि मान लो आप ब्लैक मनी एक्ट आया था उससे पहले हमने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट में हमें पता चल गया, हमने उसको असेस कर दिया, जो भी नॉर्मल रेट वगैरह से असेस हुआ होगा उस समय पर वो असेस हमने कर दिया। मान लो हमारे पास 10 लाख की वैल्यू अब पहले असेस हो गई, अब जब ब्लैक मनी एक्ट आया, ब्लैक मनी एक्ट वालों ने भी देख लिया, अरे वाह इसमें तो और भी पैसा हुआ है, मान लो 50 लाख रुपए अब हो गए, 10 लाख रुपए पहले असेस होगा, 50 लाख की इनकम हो गई, तो यानी कि अब 50 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो बैलेंस 40 लाख रुपए क्या होगा, अब ब्लैक मनी एक्ट में असेसेबल होगा। तो सिंपल सी बात इतनी याद रखोगे, एक कंक्लूजन क्या याद रखोगे, जो चीज पहले टैक्सेबल हो चुकी है उस चीज पर हम टैक्स नहीं लेंगे, चाहे ब्लैक मनी एक्ट में हो चुकी हो चाहे इनकम टैक्स एक्ट में हो चुकी है, कहीं भी हो चुकी है उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, उसको हमें रिड्यूस करके हुए चलना पड़ेगा। देन क्या कहता है, इफ द क्वांटिटी इफ द रिडक्शन रेफर टू इन बी, यानी कि यहाँ पर जो रिडक्शन दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम व्हिच हैज बीन असेस्ड टू टैक्स इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू किसके, इमूवेबल प्रॉपर्टी के हैं, तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या लिया जाएगा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, तो कितनी डिडक्शन हम मानेंगे, नॉर्मल केसेस में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में तो पूरा अमाउंट रिड्यूस कर देंगे, पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में कितना आपको एग्जम्पशन दी जाएगी, सिंपल सी इतनी बात कर रहा है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना, उसको मल्टीप्लाई करना किससे, इनकम ऑलरेडी असेस्ड अर्लियर, जितनी इनकम असेस हो चुकी है अर्लियर, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज करो टोटल कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी थी 20 CR, इनकम असेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है 10 CR की, आज फेयर मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, सपोज करो 50 CR की, तो आपको करना है 50 CR मल्टीप्लाई बाय 10 CR डिवाइडेड बाय 20 CR, आप आंसर निकालेंगे कितना आएगा, 25 CR। ठीक है ना, इतना आप क्या कर दोगे, रिडक्शन आया, ये रिडक्शन आया, रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन, अब फेयर मार्केट वैल्यू, अब आप रूल 3 लगा के मान लो फेयर मार्केट, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ही हायर आ रही है, यानी कि आप क्या करोगे, आप करोगे 50 CR में से आप क्या कर दोगे, 25 CR कर दोगे, तो यानी कि 25 CR ही क्या हो जाएगी, अब टैक्सेबल बनेगी। इसका एक क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है, आई होप कर लेना, वैसे मैंने इस एग्जाम्पल से भी समझा दिया, आपको ये भी इजिली समझ आ जाएगा, यही उसमें भी दिया गया है कि किस तरीके से आप क्या निकालोगे, आप एग्जाम इनकम निकालोगे, इस तरीके से देखो, ये क्वांटम ऑफ डिडक्शन आएगी, याद रखना, ये क्वांटम ऑफ डिडक्शन आएगी, इसको ही आंसर मत लिखाना, इसमें से ये माइनस करके आपको ये आंसर बताना पड़ेगा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन है ये, कितनी डिडक्शन आपको मिलेगी। सो ऑलमोस्ट 28 मिनट्स में हमने पूरा का पूरा ब्लैक मनी एक्ट बहुत अच्छे से डिटेल में प्रॉपरली रिवाइज कर लिया है। पेनल्टीज अगर आपको याद हो जाए तो छोड़ कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लैक मनी एक्ट मई 2024 में नहीं आया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है नवंबर 2024 में ये आपसे पूछा जाए। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, ब्लैक मनी
एक्ट भी आपका रिवाइज हो गया है। अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए हो तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता देना, या फिर टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें भी मुझे बता सकते हो आप। और ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो जल्दी जल्दी से आप अपनी पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो। इस बार डीटी में 80+ लेकर आना ही आना है, कोई मे 25 में जाने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट है, जाना मुश्किल हो जाएगा। सो अभी इसी किसी भी हाल में इसी अटेम्प्ट में डीटी को तो एग्जामिशन से क्रॉस करना ही करना है, तो 80+ का टारगेट लेके चलो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।